Hello students, in this video we are going to cover all the previous year questions those were asked in the last 3 to 4 years or maybe more older than them because आप देखोगे कि इस साल मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो भी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है तो हर एक पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले सालों से ही आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम उन्हीं पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पर Fe है दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट एंड इट रिएक्ट्स विद H2O that is in the form of steam, that's we can say the gas. When they both reacts with each other, then they form Fe3O4 and also hydrogen gas. Now the most important thing that is how many numbers of the atoms are in this reaction, that is solid and the hydrogen gas is in gaseous state. तो हमको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक, अब इट ऑलवेज डिपेंड्स कि कितने मार्क्स के लिए हैं। तो जनरली अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हो तो तुमको डायरेक्ट उसको बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करके रख देना है। तो जैसा हम यहाँ पर देखें स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो Fe है ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर हम बात करें Fe की तो आप अगर इसमें पाओगे कि जो तुम्हारा Fe है वो रिएक्टेंट का हिस्सा ये होता है, ये पूरा का पूरा कहलाता है रिएक्टेंट एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक, अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट तो यहाँ पर जो Fe हैं वो है 1, प्रोडक्ट में Fe आए हैं यहाँ पर 3, यानी कि Fe एटम्स पूरे के पूरे यहाँ पर 3 हो जाते हैं, यहाँ पर 1 है। अगर बात करें Fe के बाद हाइड्रोजन की तो यहाँ पर हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और लेट्स से ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 4। नाउ वी नीड टू बैलेंस करने के लिए जो सबसे ख़ास पॉइंट होते हैं वो ये होता है कि जिस तरफ कम हो, जो एटम की सबसे ज़्यादा नंबर है पहले तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है ये ऑक्सीजन, क्योंकि इसके क्या हैं सबसे ज़्यादा अनबैलेंस एटम है, एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ दिया है हमको पूरा का पूरा 4, ये 1 है और ये रहा 4। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से वी आर डूइंग कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 4 से। जब हम इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये नंबर हमेशा बाहर ही आता है। ठीक है, बाहर से मतलब ये है आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जगह पर इस जगह पर आप 4 बना दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसके फ्रंट साइड में ही लिखना पड़ेगा। नाउ मूव, अब इसके बाद देखते हैं हम इधर 4 हो गया। अब इसके बाद हमको फिर से देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप कि ये जो Fe है Fe, तो यहाँ पर Fe के 3 हैं। ठीक, यहाँ पर Fe के 3 हैं और यहाँ पर Fe का 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, और हमारे पास हो गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे ये भी 3, ये भी 3, ये बैलेंस हो गया, ये भी 3 और ये भी 3, ये भी बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स से लुक फॉर द हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की देखें प्रोडक्ट में तो यहाँ पर बचता है 2, लेकिन इस साइड अगर हम आकर देखते हैं यहाँ पर है ये 4 इंटू 2 यानी कि 8 हाइड्रोजन के एटम है, यानी कि यहाँ पर हुआ है 2 इंटू 4। सिमिलर हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 4 इस साइड कर देंगे। यहाँ पर 2 इंटू 4 हो गया था ऑक्सीजन की वजह से, तो यहाँ पर भी हम 2 इंटू 4 कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं हम 4। ठीक, नाउ दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस।
इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इक्वेशन आपके सामने आती है तो आप उसको 1 मार्क्स के लिए बैलेंस कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको ज़रूरत है तो उसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देने की। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग कि देखो वाई इज़ रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि रेस्पायरेशन को आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कंसिडर करते हो। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं रेस्पायरेशन होता क्या है। ये रहा हमारा रेस्पायरेशन। ठीक, इसको समझने से पहले कुछ एक छोटा सा टॉपिक है वो भी समझ लेते हैं। लेट्स से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो एयर है, एयर से हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, रूट से लेते हैं हम वाटर, ठीक, प्लांट के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, ठीक, और सनलाइट से हम लेते हैं एनर्जी। ठीक है, और ये आपस में रिएक्शन करने के बाद हमको देता है C6H12O6 + O2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको 6 CO2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमको C6 मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास 6H2O यूज़ हो रहे हैं, जिससे हमको हाइड्रोजन मिल रहे हैं। 6 ऑक्सीजन ये यूज़ हो गए और बाकी के जो भी ऑक्सीजन बचते हैं इसके अंदर वो पहुंच जाते हैं हमारे बाहर। ठीक है, तो हमारी ये रही अनकाउंटेबल नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ गया O2, और O2 हमारे पास कितने आए हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कितने आए हैं यहाँ पर? 6 आए हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर सनलाइट कन्वर्ट करती है CO2 को और वाटर को इनटू ग्लूकोज। अब इसके अंदर जो ये हीट यूज़ हो रही है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि सनलाइट यूज़ हो रही है, इसका मतलब इस प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर होती हैं। यानी कि जिस भी रिएक्शन के अंदर अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो प्रोसेस जो कहलाएंगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करने वाले हैं रेस्पायरेशन की। ये रहा हमारा टॉपिक रेस्पायरेशन। अब हमारी बॉडी प्लांट्स वगैरह से क्या लेती है? ग्लूकोज लेती है। ठीक है, यही ग्लूकोज क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, जब ये जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक, ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वहाँ पर सेल्स के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करता है? ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, दिस ग्लूकोज, एंड फॉर्म्स व्हाट? CO2, और साथ में बनाता है ये वाटर और ATP, और साथ में बनाता है ATP। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ATP मतलब एनर्जी। इनको बोलते हैं कॉइन ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी की करेंसी। ठीक, तो ये जो हीट या फिर हीट की फॉर्म में या फिर
वर्क की फॉर्म में जो भी एनर्जी इस प्रोसेस में निकल रही है, किस में निकल रही है, रेस्पायरेशन में, जो कि एकदम अपोजिट है फोटोसिंथेसिस की हमारी बॉडी में। उस प्रोसेस के अंदर अगर एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट्स वाई ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज द क्वेश्चन. Now we are moving to the next question. What it is saying? It is saying कि the balance the following chemical equation. यहाँ पर एक बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दी है and it is one of the reaction जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं. रिएक्शन क्या है कि आपके पास PbNO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि इसको हम बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला Pb को लेड बोलते हैं और NiNO3 को बोलते हैं नाइट्रेट. ठीक है. अगर हम इसको हीट करें, हीट मतलब अगर हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये टूटता है और दे देता है PbO प्लस, साथ में देता है NO2 और साथ में देता है ऑक्सीजन. ठीक है. ये जो गैस होती है ये एक ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर्ड गैस है जो पंजेंट स्मेल करती है, एकदम सफोकेशन जैसी फील होगी इस गैस की प्रेजेंस में. ब्राउन कलर की गैस से मतलब ये है कि इसका कलर ना थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा होता है. ठीक, डार्क ब्राउन नहीं होता, हल्का ब्राउन सा होता है. ये ऑक्सीजन है तो ये गैस है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये हमारा सॉलिड है और ये भी हमारा सॉलिड है. अब इनको बैलेंस करना है. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बैलेंस करेंगे तो हम अपनी वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने अभी की थी कि ये रहा हमारे एलिमेंट्स या फिर एटम्स, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट. हम अभी इसकी बात कर चुके हैं कि ये जो साइड होती है तीर से या एरो से इधर की, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. जो एरो से इस साइड में होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. लेट्स से हम बात करते हैं पीवी की. पीवी इधर भी एक है और इधर भी एक है. अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, यानी कि एन की. यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है. अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन का मतलब 3 × 2 यानी कि 6. तो ऑक्सीजन इधर 6 हैं और इधर हैं 1, 2 और 2, यानी कि एक तरीके से हम बोलेंगे इधर हो गया 5, यानी कि एक तो 1 + 2 + 2. इस तरीके से अगर कहीं पर कुछ मिले तो उसको इस तरीके से लिखना है. ठीक. अब अगर हम देखें यहाँ पर तो आप पाएंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है. पीवी ऑलरेडी बैलेंस है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम बैलेंस करेंगे वो हम नाइट्रोजन को कर देते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी इस बात से. ठीक है. तो लेट्स से पहला काम जो करना है, वी डू एट द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन वी कैन एडजस्ट वन मोर थिंग. यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, व्हेन यू सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन not even, then make it first. यानी कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो कि ऐसे नंबर ऑफ दिए हों अलग अलग और उसके अंदर अगर ऑक्सीजन कभी बैलेंस ना हो तो सबसे पहले उसको बैलेंस करो. बैलेंस से मतलब ये है उसको इवन नंबर में लेकर आओ. अगर तुम इन सब चीज़ों में देखो तो तुम पाओगे कि ये इवन है, ये सा वाला इवन है, ये भी इवन है और बस ये सा वाला इवन नहीं है. ठीक. तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई टू दिस नंबर, लेट्स से बाई 2. एज आई मल्टीप्लाई 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा.
ये जैसे 2 होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सारा नंबर भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमको यहाँ पर इस वाले पीवी को भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2। इसको 2 करने पर पीवी हमारा बैलेंस्ड हो गया। लेट्स से यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन जो हो गई वो भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, बिकॉज इसका टोटल भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। तो इन सच कंडीशन व्हाट वी डू, हमको यहाँ पर करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर जो है अब कितना है, 2 इंटू 6, 6 इंटू 12, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन इस साइड में कितना हो जाएगा हमारा, अब ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक। क्योंकि हम पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, एन का 2 से करेंगे तो 2 और 2 का उससे करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि टोटल 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर भी हमको 4 करना पड़ेगा। तो हम इंटू यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम काउंट कर लो, 2 8 2 8 2, यानी कि टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 12। इस तरीके से इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। इस तरीके से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं डीकम्पोजिशन के होते हैं, वो थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं और अल्टीमेटली इनका आंसर आ ही जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से पढ़ कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, what they have given, can I name a reducing agent that may be used to obtain मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि मैग्नीज को मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा। देखो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, एल्युमिनियम को ऐड किया जाता है और एल्युमिनियम क्या करता है, इससे रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है, देता है साथ में Mn और साथ में बनाता है Al2O3, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब हमारी ऑक्सीजन हो गई E1, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 2 लगाया तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6, Mn के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। एल्युमिनियम हमको चाहिए थी 2 इंटू 2 4, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई। यहाँ पर ये चीज़ होती है सॉलिड, ये भी होती है सॉलिड, लेकिन यहाँ पर ये आएगा लिक्विड और ये आ जाएगा हमारा ऑल्सो लिक्विड, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन साथ में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मैग्नीज है ऑल्सो, एंड ऑल्सो कंसिडर एज थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। इसका एक जनरल सा एग्जाम्पल और है, वो है Fe2O3 को साथ में रिएक्शन करवाई जाती है एल्युमिनियम के, तो बन के आता है Fe2 टाइम प्लस Al2O3, इसे बोलते हैं एल्यूमिना। और इसमें जो आयरन बन के आता है दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट, और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड ऑल्सो broken parts of machine।
अंडरस्टैंड, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको पहले से ऑलरेडी पता भी होंगे, लेकिन बस उनको एक ऑर्डर में लगाना है। नाउ हियर द वुड चेंज इन द कलर ऑफ ए आयरन नेल्स would change in the color of a iron nails and copper sulfate solution you observe after keeping the iron nail dipped in copper sulfate solution for about 30 minutes। ये केमिस्ट्री का एक काफ़ी अच्छा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें करते क्या है कि एक गिलास लेते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बीकर। ठीक, तो अगर कोई स्टेप लिखने बोले तो ऐसे ही बोलेंगे, टेक अ बीकर। ठीक है, उस बीकर के अंदर क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देंगे। ठीक है, लगभग 100 ml के अराउंड। फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें डालते हैं NaOH। अब NaOH डालेंगे तो NaOH डालने पर क्या होता है, इसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर के केस में क्या है कि जब आप इसके अंदर एक आयरन नील डालते हो, लेट्स से ये क्या है, आयरन नील है। आप जब इसके अंदर आयरन नील डालते हो तो ये जो कलर है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का कलर बदल कर हो जाता है पेल ग्रीन। पेल ग्रीन। अब ऐसा हुआ क्यों, ये सोचें। तो इस सोचने के लिए क्या है, एक इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर हम कहेंगे प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सच रिएक्शन होता क्या है कि जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, अगर हम उसकी रिएक्शन करवा दें आयरन के साथ, Fe के साथ, ठीक, यहाँ पर ये सॉलिड होगा और ये सॉल्ट है तो एक्वस होगा। तो यहाँ पर क्या होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करती है, यानी कि जो ये Fe है ये क्या करेगा, Cu को इसकी जगह से हटाकर खुद इससे जुड़ जाएगा और बना लेगा FeSO4, दैट इज एक्वस। और जो Cu है वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 जो सोल्यूशन है उसका कलर हो जाता है पेल ग्रीन, और ये कॉपर जो है इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक, और जनरली ये सोल्यूशन के अंदर दिखता है रफ ग्रेनुलर ब्राउन सब्सटेंस, जो आपको कलेक्ट हुआ हुआ नज़र आएगा किसकी सरफेस पर, इस आयरन की सरफेस पर कलेक्ट हुआ हुआ नज़र आएगा। ठीक, इसको हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये कलेक्ट हुआ हुआ नज़र आता है आयरन की सरफेस पर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये होता क्यों है। ठीक, तो आपने पक्का रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ कहती है कि देखिए, जो भी मेटल या जो भी एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट से अलग कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है A, या एक सब्सटेंस है A जो प्योर फॉर्म में है, वो दूसरे सब्सटेंस B और C के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो ये A क्या करेगा, B को इसके प्लेस से या इससे अलग कर कर क्या बना लेगा, AC बना लेगा, और B को क्या कर देगा, उससे अलग कर देगा, यानी कि एलिमिनेट कर देगा।
इसका मतलब ये है जो ए जो है वो मोर रिएक्टिव है फ्रॉम बी। ठीक, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सॉल्ट सोल्यूशन से उसे एलिमिनेट कराता है, उसे बोलेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग बैक एंड लुकिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a double displacement reaction, such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन है, एक तो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है और एक बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है। ये होता है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और ये होता है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पर सॉल्ट हैं, तो दैट्स वाई दोनों क्या होंगे, एक्वस होंगे, रिएक्शन होगी दोनों के बीच। और इस तरह की रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यानी कि ये जो इसका निगेटिव हिस्सा है वो जुड़ जाएगा इससे और जो इसका निगेटिव हिस्सा है वो जुड़ जाएगा इससे। या अगर सीधे शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूँ तो आप ऐसा मान के चलें कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसमें ये पार्ट इसके साथ चला जाएगा, ठीक, और बाकी जो बचा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, जिसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जो हमारा Na है, लेट मी मेक इट, जैसे ये हम सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ पर आता है BaSO4, साथ में बनता है NaCl, कितनी टाइम, 2 टाइम, बिकॉज देयर वर Na2 यानी कि सोडियम सल्फेट। ये रहेगा एक्वस क्योंकि NaCl वाटर में डिसॉल्व रहता है, लेकिन BaSO4 होता है सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक, जिस प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है वो होता है वाइट। अब इसके अंदर तुमने एक ख़ास चीज़ क्या देखी कि यहाँ पर क्या है, एक मेटल जो है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम सल्फेट है, वो अपना आयन दे रही है दूसरी मेटल को और वो दूसरी मेटल अपना आयन दे रही है सोडियम को। तो यहाँ पर एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक, और इस तरह की प्रोसेस में क्या है, इससे भी कुछ ना कुछ निकल रहा है और इस वाले सॉल्ट से भी कुछ ना कुछ निकल रहा है। दैट्स वाई इन प्रोसेस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अंडरस्टैंड, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस करता है। दोज रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अंडरस्टैंड। लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया क्या है उसे समझ लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे बोला है कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, बी में बोला है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए हमने बात किया था कि एक सॉल्ट बनेगा, प्रेसिपिटेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो सी वाला ऑप्शन ना ही इसमें पाया जाता है ना ही इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो देखो कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है ना, तो उसमें एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता, प्रोसेस का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ द आयंस, यानी कि जिसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। तो एटम्स तो होने वाले ही नहीं थे, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन तो गलत ही होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। उसके बाद कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है,
हमको पता है। फिर कह रहे हैं एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट तो प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि सॉलिड जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल है, जो कैसा था, BaSO4। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, यानी कि सेम प्रोसेस पे है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए समझने में। कह रहे हैं कि स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि उसने सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, ठीक है, एंड एडिड बेरियम क्लोराइड, और उसके बाद बेरियम क्लोराइड ऐड कर दिया टू इट। ही ऑब्जर्व दैट इन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज़ फॉर्म्ड, और उसने देखा कि इसके अंदर क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। ये क्वेश्चन 20 में भी आया और 21 में भी आया, बस डिफरेंस आप देख लो। द कलर एंड द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि उसका फार्मूला बता दो और कलर बता दो, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से जाकर देखें तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, इसका कलर क्या है और इसका फार्मूला क्या है और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेरियम, जो कि दिया है, और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। डन, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो कलर कैसा था ये बताने की ज़रूरत है अब। तो कलर था इसका वाइट और फार्मूला था बेरियम सल्फेट, BaSO4। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हम इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस्ड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इज, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ऊपर वाली रिएक्शन को दिखा रही है। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है इसके अंदर कि आप ये देखो कि कौन सी रिएक्शंस अनबैलेंस्ड है या किस जगह पर चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो देखो सब जगह पर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर Na दिया है एक, यहाँ पर दिया है 2Na, तो ये इक्वेशन गलत होगी, ठीक है। जिसमें ये पूछा हो विच वन इज़ करेक्ट, तो उसमें फिर बैलेंस वगैरह आपको नहीं करना है, तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है 2Na, यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये इक्वेशन भी गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर दिया है 2Na, फिर दिया है H2O वाटर, फिर दिया है 2NaOH, और साथ में दिया है एक्वस, साथ में दिया है 2H2 गैस, यानी कि 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं गैस के। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है H2O, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन दिए है और यहाँ पर दिखा दिए 4, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद दिस, और यही करेक्ट इक्वेशन भी है। तो इसको तुम बैलेंसिंग के बेसिस पर भी समझ सकते हो, क्योंकि देखने से पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या रॉन्ग है। ऑल राइट, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। कह रहे हैं C6H12O6 एक एक्वस सोल्यूशन है जिसकी रिएक्शन हो रही है 6O2 और रिएक्शन होकर बनता है 6CO2 प्लस 6H2O। कह रहे व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज़, ठीक। तो हम कुछ देर पहले ही पढ़ रहे थे इसके बारे में। अगर बात करनी है तो ये रिएक्शन का एग्जाम्पल था किसके बारे में, अपोजिट है ये फोटोसिंथेसिस का। इसमें ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में बनाता है H2O। और रेस्पायरेशन में निकलती क्या है, ऑफ कोर्स निकलती है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी की निकलने की वजह से क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो नो जी, नहीं होगी। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सी एसिड बेस रिएक्शन है। क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो हाँ जी, ये रेस्पायरेशन है, दैट्स वाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। डन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
लेट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, यानी कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है जो हम नीचे देख पा रहे हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। यहाँ पर क्या हुआ है, MnO2 दिया है, MnO2 दिया है, रिएक्शन करवाई हमने 4HCl से, बनकर आया MnCl2, साथ में बना 2H2O और Cl2 निकल गया। अब ऑप्शंस जो भी हैं उसके बेसिस पर आपको अपना आंसर देना है। आंसर देने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है MnO2 की 4 टाइम HCl से, जिसके बाद बन के आता है MnCl2, साथ में बनता है यहाँ पर H2O, वो भी 2 टाइम्स, और साथ में HCl, साथ में बनता है यहाँ पर Cl2, यानी कि ये H कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बन गया Cl2। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन बैलेंस्ड भी है और कंप्लीट भी है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देखो पहली चीज़ जो आपका 10th क्लास है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन दी है और उसको बड़ा हल्का सा डिफाइन किया है, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्स एंड रिडॉक्स, रेड। अब जब भी रिडक्शन की बात होगी तो इसका मतलब है कि उस चीज़ से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ हो और हाइड्रोजन ऐड हुआ हो। जब ऑक्सीडेशन की बात होगी तो ऑक्सीजन ऐड हुआ हो और हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो। अब जिस चीज़ का रिडक्शन होगा वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो सामने वाले का या अपने से दूसरे वाले का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन कर रहा होगा। जिसका रिडक्शन हुआ है वो अपने से दूसरे वाले का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। अब इनके काम के बेसिस पर ही इनके नाम पड़े हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें यहीं पर तो लेट्स से यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है Mn के साथ, तो इसका मतलब Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 10th NCERT। यहाँ पर Cl से रिमूव हो रहा है H, तो इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो वो कहलाता है हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ हो वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी के बेसिस पे हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कर देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं HCl इज ए ऑक्सीडाइज टू Cl2, यानी कि जो HCl है वो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्या ये बात सही है? तो ऑफ कोर्स जैसा हमको दे रखा है पीछे वाली इक्वेशन में हमने देखा HCl क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Cl2 में। तो इट इज़ ट्रुथ। हम यहाँ पहुँचे और हमने देखा कि ये बात सही है कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखिए पहला ऑप्शन किस किस में दिया है। पहले वाले ए में पहला ऑप्शन नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट वाले में भी ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम देखते हैं दूसरा, क्योंकि दूसरा दोनों में दिया है तो दूसरे वाले को हम छोड़ देंगे, फिर देखेंगे हम तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा सिर्फ एक ही में दिया है तो हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कह रहे हैं MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपका MnCl2 है क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
ठीक, तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में चाहते हैं कि MnO2 जो MnCl2 है क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो नहीं जी। कोई कोई भी चीज़ अगर वो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ अगर वो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो वही या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, ना ही वो ऑक्सीडाइजिंग कंसिडर करी जाएगी और ना ही वो रिड्यूसिंग कंसिडर करी जाएगी। यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर MnO2 यानी कि इस MnCl2 की बात चल रही है जो कि पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट है। हमको हमेशा डिसाइड करना होता है ऑन द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। HCl एक्ट एज ए रिड्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, हमने अभी देखा था कि वो क्या था HCl वॉज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये सा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और हमारे जो ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ फर्स्ट एंड द सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। अंडरस्टैंड? इस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हो, बस थोड़े काम रहिए और वर्क कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज़ इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा वाला स्टेटमेंट इन चारों में से इनकरेक्ट है, ये हमको यहाँ पर बताना है। इन चारों में से कौन सा वाला इनकरेक्ट है। कह रहे हैं द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो ये बात तो ठीक है, ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर कहने द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो हमेशा रिएक्शन में शुरू में और आखिर में एक ही रहने वाले हैं। बात ठीक है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक, चलो डी वाला और पढ़ लेते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो ये तो सही है। तो हमारा जो इसके मुताबिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये सा वाला। देखिए, अगर कंपोजिशन ही चेंज नहीं हुआ तो फिर कोई केमिकल चेंज कैसे होगा। केमिकल चेंज तभी होता है जब किसी चीज़ का कंपोजिशन चेंज होता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर हमारे ये 11 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 11 के बाद जो हम मूव करेंगे तो हमारे कुछ और दूसरे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम बहुत जल्दी डन कर लेंगे। इसके बाद अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमको कोई भी परेशानी नहीं पेश आएगी। अंडरस्टैंड? ओके, then question number 12 we are going to understand how it is taking place. Can which one of the following reaction is categorized as thermal decomposition reaction? इनमें से ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, तो देखिए, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो इस रिएक्शन में क्या है कि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये रिएक्शन है हमारी, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, तो ये डीकम्पोजिशन का पार्ट है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई ये तो ऑप्शन नहीं है। ये रिएक्शन है फोटोलाइसिस वाली, जिसमें अगर हम क्या करें AgBr या फिर AgCl दोनों को ही अगर हम रख देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है और हमको सिल्वर कलर या फिर ग्रे कलर का सिल्वर मिलता है और ये गैसेस निकल जाती हैं। लास्ट रिएक्शन आती है जिसमें क्लियरली दिखाया गया है कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर उसको हीट करते हैं तो वो ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, ब्रेक होने के बाद वो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करेगा। तो दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द
थर्मल डिकम्पोजिशन। Now we are moving to the next question, and in this question, let's say, in this question we are seeing assertion and reason. In assertion, there is burning of the natural gas is an endothermic process, यानी कि अगर हम नेचुरल गैस को जलाते हैं तो यह एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब देखिए नेचुरल गैस जो होती है वो एक फ्यूल है, ठीक, और फ्यूल को ही जलाने पर अगर हमको एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलती है तो इसका मतलब वो फ्यूल नहीं होगा। दैट्स वाई ये क्या है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं मेथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर हम मेथेन को जलाएं, लेट्स से वी सी हियर कि हमने देखा था नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को हम मान सकते हैं कि ये जो होती है नेचुरल गैस में अमाउंट में होता है कार्बन और हम मेथेन कंसिडर करते हैं। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ठीक, तो ये देगा हमको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देगा वाटर, ठीक है, ये प्रोसेस बनती है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 था दैट वाज करेक्ट, एंड द ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा दैट इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सही वाला वो रहेगा हमारा ए फॉल्स और आर करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट दे आर सेइंग, डिस्क्राइब एन एग्जांपल ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी example of the decomposition reaction, and they are also asking कि इसको एक्टिविटी से समझाओ और साथ में बाय हीटिंग क्या चेंज आता है। ऑप्शन 1 में कहते हैं कि देखिए आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज इट चेंजेस आफ्टर हीटिंग, यानी कि किस तरीके से बदल जाएगा अगर आप इसको हीट करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें फेरस सल्फेट की, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है ये, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, तो ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करके सबसे पहले क्या निकालेगा, क्रिस्टलाइजेशन में जो इसके वाटर मॉलिक्यूल हैं जिनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, FeSO4 और साथ में निकल गए 7H2, ठीक है। अब ये सा वाला हिस्सा क्या है, हीटिंग की वजह से ये भी टूटेगा और ये बनाता है यहाँ पर Fe2O3 साथ में SO2 और साथ में SO3 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन निकल कर आती है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, साथ में ये भी बनते हैं। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये, कुल मिलाकर अगर हम इसको बैलेंस भी कर दें तो 14H2O निकलेंगे, 14H2O निकलेंगे और एक मॉलिक्यूल ये निकलेगा। इसका कलर क्या था यहाँ पर, इसका कलर था ग्रीन या फिर इसको बोलते हैं पेल ग्रीन, और ये जो आएगा इसका कलर होगा ब्राउनिश रेड, ठीक। ये वही है आपकी रस्ट ऑफ आयरन। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन
बन जाती है। कलर हमको पता चल गए हैं किस तरीके से बदलते हैं, तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें बोला कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे अगर हम उसको स्ट्रांगली हीट करें, हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज, और इसमें किस तरह की रिएक्शन अकर होगी। ठीक, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन सेम ही रहने वाली है एज मच योर सिलेबस कंसर्न। तो यहाँ पर रिएक्शन सेम होगी और बस तुमको ये बताना है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको बताने थे कलर कि कौन कौन से कलर आएंगे, और इस ऑप्शन में तुमको बताने हैं बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे। तो ये बनेगा हमारा रस्ट ऑफ आयरन, यानी कि इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक, ये बनेगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसके प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन इज ऑल्सो completed. Now we are moving to the next. In the next reaction, that is question number 16. One second. What happened when an aqueous solution of the sodium sulfate reacted with an aqueous solution of the barium chloride? हमने पहले देखा था. State the physical condition of the reactant in which the reaction between them will not take place. यानी कि कौन सी फिजिकल कंडीशंस होंगी जब ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में नहीं होगी। ठीक, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शन है ये भी बताना है, और ये भी बताना है साथ में कि इस रिएक्शन का कौन सा टाइप है। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहली चीज, रिएक्शन कब नहीं होगी, तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड स्टेट। यानी कि अगर ये दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में है, यानी कि इनकी फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, देन द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन क्या है, हमारे पास एक्वस होना चाहिए सोडियम सल्फेट, साथ में हो हमारे पास बेरियम क्लोराइड, ये भी कैसा हो, एक्वस हो, रिएक्शन होगी और बनकर आएगा हमारे पास 2NaCl प्लस, वो कैसा होगा, एक्वस, और साथ में बनेगा BaSO4। ये होगा हमारा सॉलिड पीपीटी, कैसे कलर का, वाइट कलर का। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, यानी कि यहाँ से यूं करके बेरियम सल्फेट बन गया जो कि हमारा ये है, और ये साइडों वालों ने मिलकर ये बना लिया जो कि हमारा NaCl है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस लिखनी थी तो बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर और लिख देना, नहीं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, और साफ साफ लिखना पॉइंट के बेसिस पर, तो आंसर जो है और भी बेहतर लगेगा, ज़्यादा कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17. Let's begin. What it is saying? It is saying that no chemical reaction takes place when granules of a solid A are mixed with the powder of another solid B. यानी कि एक powder है another solid B. However, when the mixture is heated, a reaction takes place between its components. One of the product C is a metal and settles down in the molten state, which the other product D float over it. It was observed that the reaction is highly exothermic. Alright, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखिए नो केमिकल टेक प्लेस करती है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती. कब नहीं होती? जब कोई सॉलिड ए जो है उसको मिक्स किया जाता है पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड बी. हाउएवर व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, जब भी मिक्सचर को हीट करेंगे, ए रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन इज कंपोनेंट. वन ऑफ द प्रोडक्ट सी इज मेटल एंड सेटल डाउन मोल्टन स्टेट वाइल द अनदर प्रोडक्ट डी फ्लोट ओवर इट. जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो उसके ऊपर तैरता रहेगा. ठीक. इट ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. और इससे पता चलता है कि रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है. उन्होंने कहा बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन मेक एन अजम्पशन अबाउट ए एंड बी. एक अजम्पशन बनाएं ए और बी के बारे में. एंड राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इंडिकेटिंग द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स एंड द थर्मल स्टेटस ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन है क्या, हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं. इवन हम कर चुके हैं. दूसरा पॉइंट भी देख लो. इन्होंने बोला मेंशन एनी टू टाइप ऑफ रिएक्शंस अंडर विच अबव केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड. यानी कि जिसके अंदर हम नीचे ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं. देखिए ये रहा कंपोनेंट ए, ये रहा कंपोनेंट बी. व्हेन वी हीट देम, इसमें होती है रिएक्शन और बनता है सी. ठीक है, और इसमें एक कंपोनेंट और बनता है जो कि फ्लोट करता है. ठीक, अब इसकी कहानी समझ लो. इसको मैं डी मान लेता हूँ. जो आपका ए है, ए, तो ए है यहाँ पर एल्यूमिनियम. पाउडर की फॉर्म में है आपका Fe2O3. जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बन के आता है Fe, जो कैसा होता है, लिक्विड मोल्टन स्टेट में होता है. और यहाँ पर बन के आता है Al2O3. अंडरस्टैंड? ये होता है आपका सॉलिड स्टेट में. ये यहाँ पर कैसा है, ये यहाँ पर है सॉलिड, ये भी यहाँ पर है सॉलिड, और हमने इक्वेशन को कर दिया बैलेंस. ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन. तो उसमें मोल्टन स्टेट में क्या रहा, मोल्टन स्टेट में है हमारा आयरन. और ये रहा हमारा दूसरा जो कि फ्लोट कर रहा था. ठीक है, और इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं थर्माइड रिएक्शन. ठीक है, ये कंप्लीटली रिएक्शंस पहले भी करवा चुका हूँ मैं, अब फिर बता देता हूँ इसी के अंदर. ठीक है, दूसरी होती है MnO2 लेते हैं, इसमें एल्युमिनियम को डाल देते हैं, रिएक्शन होती है, बन के आता है Mn और साथ में निकल के आता है Al2O3. ऑक्सीजन को इवन नंबर कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर 4 लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम 3, और यहाँ पर भी 3. ये लिक्विड होगा, ये फिर से सॉलिड होगा, फ्लोट करेगा. ये हमारा सॉलिड है और ये भी हमारा सॉलिड है. तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, और यही दोनों एग्जाम्पल रहते हैं थर्माइड रिएक्शन के. इस तरह की रिएक्शंस में होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम को या फिर
उस कंपाउंड से मोर रिएक्टिव मेटल को लेते हैं और उसके अंदर मिक्स करके हीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो सॉल्ट है आपके पास, वो सॉल्ट से एल्युमिनियम उस मेटल को अलग कर देता है। ठीक, तो इट वाज अ सिंपल रिएक्शन और इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो अगर आपको ये ध्यान रहता है तो यहाँ पे ये लगा देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इट वाज आल्सो आस्क्ड इन 2010, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactant. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. यानी कि सबकी सबकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा आपको। पहला आपको लिखना है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं ये वो रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर हीट सप्लाई की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लेते हैं, इसको हम हीट करते हैं, बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, दैट इज़ इन गैसेस फॉर्म। ये सॉलिड में रहता है और ये भी रहता है सॉलिड। इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है आपकी एनसीईआरटी में वो दिया है कि आपके पास वाटर है, अगर आप एक एनोड और एक कैथोड बनाकर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के चार्ज को सप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि यहाँ पे बनेगा H2 और O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी डन हो जाता है। अब दूसरा बात करते हैं हम फोटोलाइटिक की डीकम्पोजिशन की। ठीक है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास AgBr रहता है। अगर हम इसको सनलाइट में रख दें, जिसको एच न्यू से दिखा सकते हैं सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और Br निकल जाएगा। तो ये जो Ag आ रहा है इसका कलर होता है ग्रे। ये सॉलिड में रहता है और ये गैस में चला जाता है, यहाँ पर ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये 2-3 रिएक्शंस दे रखी हैं बड़े अच्छे से, तो इसको बढ़िया से समझ लें। ठीक है, यहाँ पर आपकी डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की। क्या बोला है और क्या पूछा है इसमें, उसको समझ लेते हैं। लेट्स बिगिन। कह रहे हैं 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश and the china dish is placed in the sunlight for the some time. What will be your observation in this case? Write the chemical reactions involved in the form of a balanced chemical equation. Identify the type of a chemical reaction. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहली चीज़ क्या करनी है आपको कि यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है। ऑब्जर्वेशन का देखो एक ऑप्शन बनाना कि ऑब्जर्वेशन, और उसमें बताना कि जब हमने चाइना डिश को रखा कुछ 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेकर, तो हम क्या देखते हैं कि पहले वो वाइट कलर का मटेरियल था और आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ग्रे, यानी कि इसका कलर जो हो गया वो कैसा हो गया, ग्रे हो गया। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन में क्या देखा हमने कि व्हेन वी टेक द सैंपल, और इसको हमने लिख दिया सनलाइट में। ये आपको भाषा के साथ लिखना है, लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये हो गया, जो यहाँ पर था पहले वाइट, नाउ टर्न्ड ग्रे। ठीक है, अब लिखनी है हमको केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या करेंगे कि ये है मेरे पास AgCl, जिसका कलर होता है वाइट। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट में रखने पर Ag सॉलिड, और साथ में Cl2 गैस। ठीक है, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब है टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये फोटोलाइटिक, लाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन के तीनों पोर्शन हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं, और यही इसका क्या है, आंसर है। नाउ वी आर रीचिंग टू द फाइनल, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 20th। Can I identify the type of the reaction taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for the reaction? Zinc reacts with the silver nitrate to produce zinc nitrate and silver। ये पहली है, और इसमें बताना है किस तरह की रिएक्शन है। दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो ये दूसरी तरह की रिएक्शन है, और इसमें दूसरा बताना है। लेट्स बिगिन। हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं पहले, कि यहाँ पे आपके पास जिंक है और आप इसको डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन होगी, बनेगा जिंक नाइट्रेट और साथ में निकलेगा सिल्वर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जिंक है इसने डिस्प्लेस कर दिया Ag को, और इसकी जगह पर खुद जुड़ गया, और यहाँ पर बना लिया इसने जिंक नाइट्रेट। इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दूसरे की, जिसमें उन्होंने बोला है कि देखो हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं लेड नाइट्रेट से। जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बन के आता है लेड आयोडाइड, और साथ में बन के आता है पोटेशियम नाइट्रेट। इक्वेशन बैलेंस कर लो। इक्वेशन जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक, यहाँ पर ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड रहता है और ये रहता है एक्वस। कभी कभी स्टेट भी पूछ ली जाती है। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये सारा सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बना है ये होता है हमारा डार्क येलो या शाइनी येलो पीपीटी। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है, और ये इक्वेशन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भी हमको पिछले ईयर के दे रखे थे हमने वो सॉल्व कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉर्डर जाते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर हमको सोच समझ के देने पड़ते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वो अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा बहुत छोटी सी, तो उसको ध्यान से देख के जाना, वो तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर देगी। ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद आप इसको देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो पूछ सकते हैं।
ठीक। और द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इसका मतलब मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इक्वेशन जो भी आप लिख रहे हैं, याद रखना कि उस इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना। देयर मस्ट बी एवरी सिंगल बैलेंस्ड इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।